नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसके ये पहला चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और अब ये अगली वीडियो है जिसके अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें बताने हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन होगी अकाउंटिंग की, ये इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर होने चाहिए। किसी भी तरीके से वो पूछे तो आपको यही आंसर देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे पहला जो इसका मेन फीचर है, कैरेक्टर है, वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है एक शब्द में समझ। भाई समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? सूचना। अब ये सूचना अब ऐसी होनी चाहिए ना जो आपको समझ में आए। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बताया जाए, प्रेजेंट करा जाए, तो फिर ये आपको समझ में आने वाली नहीं है। फिर इसको समझने के लिए आपको अकाउंटिंग की जो टेक्निकल नॉलेज है वो होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। और ये जो होते हैं ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल हो गए जैसे कंपनी के मालिक, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह, और एक्सटर्नल हो गए बाहर से यूज़ करने वाले जैसे बैंक्स हो गए, पैसा देने वाले हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, पब्लिक हो गई, कस्टमर्स हो गए। इस तरह से ये होते हैं बाहर से, कंपनी के बाहर वाले, जो इन सूचनाओं का इस्तेमाल अपने डिसीजंस के लिए, रिसर्च के लिए या किसी और अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं। तो उनको ये समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में ही नहीं आएगी तो बताओ फिर वो क्या करेंगे, क्या फ़ायदा ऐसी सूचना का जो समझ ही ना आए। सो देखते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर that the users like owners, managers, employees, investor, creditor, money lender, etc. could understand to take their relevant decisions। भाई वो उनको समझ सके, उनको समझ आएगी और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर ही उनके जो निर्णय हैं वो डिपेंड करते हैं। तो ये जो भी अकाउंट्स बनेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन बनेगी, ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपके रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, आपके फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं जैसे P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गई, यही होते हैं। तो ये ऐसे होने चाहिए कि जो समझ में आए। ठीक है, कैश फ्लो भी होता है, समझ में आना चाहिए, और इनके बेस पर हम डिफरेंट रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये समझ में आने चाहिए ताकि जो इनका इस्तेमाल कर रहा है वो अपना डिसीज़न ले सके सही तरीके से। अब दूसरा जो मेन फीचर आता है वो आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब है संबंधित, मतलब कि आपसे संबंधित होनी चाहिए सूचना। जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है, तो वो जो मुझे जो भी डाटा मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो उससे संबंधित होना चाहिए। अब सपोज़ मैं मैनेजर हूँ और मुझे देखनी है नॉर्थ इंडिया में सेल क्या चल रही है। अब मैं उसे कहूँ जी चलो बजाओ भाई नॉर्थ इंडिया की सेल लेकर आओ, क्या रिकॉर्ड चल रहा है। अब उसने क्या करा, मेरे को पूरे के पूरे इंडिया की सेल लेजर उठा के दे दी, ये लो जी सेल। अब ये क्या हुआ, ये तो भाई पूरी की पूरी सेल लेजर हो गया या पूरी की पूरी सेल रिपोर्ट हो गई। मैंने मांगी है पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन, नॉर्थ इंडिया की सेल क्या चल रही है और उसका प्रीवियस डाटा, और मुझे सारी की सारी दे दी, तो ये रेलिवेंट नहीं कही जाएगी। या फिर मैंने पूरी इंडिया की मांगी और मुझे नॉर्थ की दे दी या साउथ की दे दी, ऐसे नहीं। मैंने मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो उसमें होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, संबंधित होनी चाहिए, आलतू फालतू इधर उधर की नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स
आर डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि जितने भी यूज़र्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे यूज़र्स जो भी डिसीज़न लेंगे तो उनके डिसीज़न इस पर निर्भर करते हैं कि सूचना क्या दी है, कैसी दी है। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट डिविडेंड पेड बाय कंपनी इज़ रेलिवेंट सिंस इट वुड हेल्प टू एस्टिमेट फ्यूचर डिविडेंड। अगर मैं सपोज़ किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कंपनी डिविडेंड कैसा देती है, मुझे आने वाले भविष्य में किस तरह का डिविडेंड मिलेगा इस कंपनी से, तो इसके लिए मुझे पिछले सालों का डिविडेंड का डाटा देखना होगा। तो मुझे इसलिए पिछले सालों का डिविडेंड चाहिए होगा, उसकी रिपोर्ट, उसका डाटा। तो वो जो रिपोर्ट होगी पिछले सालों के डिविडेंड की, वो मेरे लिए होगी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आइए अब देखते हैं अगला। इसके अंदर नेक्स्ट हमें मिलता है क्या, कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है तुलना। देखिए जो तुलना है यानी कि एक को दूसरे से मिला के देखना कि कैसा चल रहा है। जैसे आपके मार्क्स आए तो आप अपने मार्क्स अपने दूसरे किसी फ्रेंड से मिला के देखते हैं कि किसके कम आए, किसके ज़्यादा आए, इसको तुलना बोलते हैं। तो तुलना जो होती है वो तुलना दो तरीके से होती है। आप कहीं भी तुलना का पॉइंट लिखें तो आपको तुलना में यही बताना होता है। आपको तुलना दो तरीके से करनी होती है, एक तो होती है खुद से और एक होती है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं यानी कि प्रतियोगी। तो हमें तुलना दो तरीके से करनी होती है। एक तो हम करेंगे भाई खुद से कि हम खुद के पिछले सालों के डाटा से तुलना करेंगे, हमने पिछले सालों में क्या किया है और इस साल हमारा क्या हाल रहा है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इंटरनल कंपैरिजन। तो हम खुद की तुलना करते हैं। फिर हम अपनी कंपनी में ही अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी तुलना कर सकते हैं आपस में। और दूसरा होता है हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं कि उनके कंपैरिजन में हमारा क्या हाल चल रहा है, हमारी कौन सी जगह है, 1 2 3 4 10 20। तो इस तरह से हम दोनों तरह से तुलना करके देखते हैं। यूजर्स मस्ट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज विद इट्स ओन प्रीवियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने कहा कि खुद के, जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो मैं उसको तुलना करके देखूंगा कि ठीक है इस साल जो कंपनी ने परफॉर्मेंस की है वो उसके पिछले सालों की परफॉर्मेंस से किस तरह से तुलनात्मक संबंधित है, यानी कि पिछले सालों में क्या रहा और अब क्या रहा। फिर इसी तरीके से एज वेल एज विद द राइवल्स ऑफ इन द सेम इंडस्ट्री, जो प्रतियोगी हैं जिस कंपनी में मैं पैसा लगाने की सोच रहा हूँ, फिर उस कंपनी को उसी के जैसी और दूसरी कंपनियों के साथ भी मैं तुलना करके देखूंगा कि ये किस तरह का जो है इनका कंपैरिजन है, कौन आगे है कौन पीछे है। जैसे अगर सपोज़ मैं मैगी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की मैं सोच रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि सनफीस्ट का क्या हाल चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से और दूसरी नूडल्स बनाने वाली कंपनीज का क्या हाल चल रहा है। तो इस तरीके से हम जो है तुलना करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो विश्वसनीय है या नहीं, यानी कि आप उसका विश्वास कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन का या नहीं। आपको कोई ये इन्फॉर्मेशन दी किसी कंपनी ने, अब आप उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। कंपनी कहती है जी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या आपको उस पर विश्वास होता है। कंपनी कहती है जी हम बेकार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या आपको उस पर विश्वास होता है। अब ये जो विश्वसनीयता है ना, अब इसको साबित करने के लिए कई सब पॉइंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो रिलायबिलिटी के पॉइंट के अंदर आती हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब है कि आप उसको चेक कर सकते हैं क्या कहीं से। जैसे आपका दोस्त कहता है वो मेरे तो भाई जो है अकाउंट्स के अंदर 78 मार्क्स आए, आपका दूसरा दोस्त कहता है बस मेरे तो भाई 95 मार्क्स आए। तो फिर आपका क्या, तो अच्छा चल ठीक है अपनी मार्कशीट दिखा। तो मार्कशीट देखकर आप चेक कर लेंगे कि भाई वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कंपनी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देती है या फिर कहीं से भी आपको मिलती है, तो क्या आप उसको कंपनी के रिकॉर्ड्स के साथ मैच करके चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है।
वेरीफाइबिलिटी इंश्योर्स द ट्रूथफुलनेस, यानी वो सच है या नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन विच कैन बी इंडिपेंडेंटली चेक्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द अकाउंटेंट हिमसेल्फ। अकाउंटेंट के अलावा क्या आप खुद से उसके कंपनी के उन रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं? जैसे आप देखना चाहें भाई परचेज़ के बिल दिखाओ, सेल के बिल दिखाओ, या अगर प्रॉपर्टी का मैटर है तो प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट दिखाओ, प्रॉपर्टी डीड्स दिखाओ। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको देखकर हम चेक कर सकते हैं कि भाई कितना विश्वसनीय है वो रिकॉर्ड है, वो ट्रांजैक्शन है। फिर इसके बाद अगला आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसको, ये जो पॉइंट है ये कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करूँगा ताकि आप सीधा उसको समझ जाए। देखिए, अ फर्म परचेजेज अ लैंड एंड फुल पेमेंट इज़ नॉट मेड टू सेलर, यानी कि कंपनी ने एक लैंड खरीद ली है, परचेज कर ली है, और उसकी जो पेमेंट है वो भी सेलर को कर दी गई है, यानी लैंड खरीद ली है, पेमेंट हो गई है। यानी कि ये जो कंपनी है इसके पास जो है लैंड आ गई है और कंपनी ने पेमेंट कर दी है। बट ये है समस्या, बट डॉक्यूमेंटेशन इज़ येट टू बी डन। लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है किसका, लैंड का, आप कहते हैं ना रजिस्ट्री होगी, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अब क्या इसको रिकॉर्ड करें या ना करें? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ये कंपनी की हुई नहीं है, क्योंकि अभी तक कंपनी के नाम में नहीं हुई, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कंपनी के नाम पर। तो टेक्निकली देखेंगे तो ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर्म। अगर आप टेक्निकली देखेंगे यानी फॉर्म देखेंगे तो भाई ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के नाम में अभी हुई नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि उसका सार क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, यानी कि असल में जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है या फिर नहीं हुई है, उसका इम्पैक्ट क्या है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अगर हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का जो प्रिंसिपल है उसे अप्लाई करें, द फर्म कैन रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स इवन इफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड इज़ नॉट डन। तो ये रिकॉर्ड करा जाएगा, कंपनी इसको रिकॉर्ड करेगी, हालांकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट हो गई है और इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो इसको कंपनी जो है रिकॉर्ड करेगी। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि उस जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है, उसका सत्व क्या है, उसका सार क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम इसके अंदर नहीं देखते हैं, तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को, सब्सटेंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो सब्सटेंस है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि फॉर्म को। अगला देखते हैं जी, हमारे पास आता है इसके अंदर न्यूट्रलिटी, यानी कि आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, आपको न्यूट्रल रहना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी न्यूट्रल इन मैनर दैट इट शुड नॉट बी इन द फेवर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप लाइक ऑनर्स और इन्वेस्टर एक्सेट्रा। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच्ची होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में हो, जैसे कंपनी के मालिकों के फेवर में हो या कंपनी के इन्वेस्टर्स जो है उनके फेवर में हो। यानी कंपनी के ऑनर्स के फेवर में कैसे हो जाएगी भाई, प्रॉफिट्स वगैरह को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दें, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कंपनी के जो मालिक हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, कंपनी के शेयर हाई हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वही प्रेजेंट करनी चाहिए। इसके बाद अगला आता है कंप्लीटनेस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है भाई वो पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं हो। पूरी होगी तो उसका जो है सारे के सारे जितने भी उसके सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, वो सब उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
मैं एक ऐसा यूज़र हो सकता हूं जिसे मुझे कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन फिर मैं देखूं कि भाई ये तो उसमें लिखा ही नहीं है जो मुझे चाहिए, तो वो पूरी नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कम्प्लीटली कंप्लीट। देखिए क्या लिखा है मैंने, कम्प्लीटली कंप्लीट, यानी पूरी तरह से पूरी होनी चाहिए, कुछ भी छोड़ा जाना नहीं चाहिए। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज़ ओमिटेड, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखना भूल गए, लिखने से रह गई, लिखी नहीं है, इट मे बी फॉल्स और मिसलीडिंग, तो ये झूठी मानी जाएगी और फिर ये मिसलीड करने वाली इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी, यानी ये आपको गलत राह दिखा देगी। एंड हैंस अनरिलायबल, इसलिए इस पर विश्वास नहीं हो सकेगा। एंड शॉर्ट ऑफ रेलिवेंस, और फिर ये संबंधित भी नहीं मानी जाएगी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वही आपको मिली। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं आपको। आप एडिट्रिक्स के नाम की जो है हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ पर जाइए, इसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए, और फिर आप स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद फिर आप अपने पर्टिकुलर कोर्स में जाइएगा। कोर्स में जो है आपको दो तरह से मिल जाएंगे, एक होगा चैप्टर वाइज और एक होगा आपका पूरा कोर्स। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे और इतने सस्ते प्राइस में मिलेंगे कि जैसे एक बर्गर खाने के या एक ब्रेड पकौड़ा खाने के प्राइस में आपको एक चैप्टर मिल गया। तो इस तरीके से बहुत सस्ते आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर वीडियोस होंगी, PDF होंगी, और उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी के, सब कुछ ऐसा ज़बरदस्त पैकेज आपके लिए बनाया है कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, और इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख लेते हैं कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो प्रेजेंटेशन हो, जो प्रस्तुत करने का जो तरीका हो, वो फेथफुल होना चाहिए, एकदम विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। इट मीन्स दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स, जो एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन पर आधारित होना चाहिए। द बैलेंस शीट शुड बी रिप्रेजेंट फेथफुल रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स, यानी कि असेट्स हो, लायबिलिटीज़ हो, मालिक की कैपिटल हो, उन सब का ना एकदम फेथफुल, एकदम सही डिस्क्रिप्शन वहाँ पर होना चाहिए, एकदम सही डाटा वहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। फिर है हमारे पास प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है प्ले सेफ, यानी कि बिना रिस्क लेते हुए हमें यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन तैयार करनी है। क्या है इसका मतलब? इट मीन्स प्लेइंग सेफ इन जजमेंट मेकिंग इन अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ भी होती है, अनिश्चितता भी होती है बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा। अब वहाँ पर हमें कुछ जजमेंट लेने होते हैं, कुछ हमें निर्णय लेने होते हैं कि इसको हम ऐसे करें या वैसे करें। उसको करने के दो या ज़्यादा का तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें माननी पड़ती है, कुछ हमें जजमेंट करनी पड़ती है, कुछ निर्णय लेना पड़ता है कि क्या करें, ऐसे या वैसे। तो वहाँ पर हमको इस तरह से निर्णय लेना चाहिए कि हम सेफ होते हुए खेलें। अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका देखिए। फॉर एग्जाम्पल, असेट्स एंड इनकम्स शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। कोई भी असेट है या कोई भी इनकम है, आपको उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप इनकम्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे और कल को जब वो असेट्स उससे कम रह गई, इनकम उससे कम रह गई, तो आप तो सीधा लॉस में चले जाएंगे। इसी तरह से लायबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडर स्टेटेड। अगर जो आपके लायबिलिटीज़ हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आपने उनको कम करके दिखाया या फिर उनको कम आंका, तो फिर उससे क्या होगा, कल को वो बढ़ जाएंगे तो आप फिर से जो है आप लॉस में आ जाएंगे। आप कैसे आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी? नहीं करेगी, आप बिल्कुल फंस जाएंगे बुरी तरह से। तो इसलिए हमें जो है इनकम्स को हमें दिखाना नहीं चाहिए बढ़ा चढ़ा के, लेकिन एक्सपेंसेस को हमें जो भी हो सकते हैं वो सब लेने चाहिए। इसीलिए तो हम बनाते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्यों बनाते हैं? हमें लगता है कि ये पैसा हमारा डूब जाएगा, डाउटफुल डेट्स डूब सकता है। अगर डूब सकता है तो उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना लो, उसकी पहले से ही तैयारी कर लो। लेकिन किसी इनकम को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ
कि भाई वहाँ से मुझे इतनी सारी इनकम हो सकती है, उस का मार्केट प्राइस जो है शेयर का मार्केट प्राइस इतना बढ़ जाएगा, मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको आप रिकॉर्ड कर दो। ऐसे नहीं करना चाहिए। लास्ट इसमें आता है टाइमलीनेस, यानी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो भाई समय पर मिलनी चाहिए। आपको जब भूख लगी है खाना आपको तभी मिलना चाहिए ना। तो आपको जब इन्फॉर्मेशन की भूख लगी है आपको वो इन्फॉर्मेशन तभी मिलनी चाहिए। अगर बाद में मिली तो उसका क्या फ़ायदा, या फिर उतना फ़ायदा उससे नहीं मिलने वाला है। द मोर क्विकली द इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू द यूज़र, जितनी जल्दी यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलती है, द मोर इट इज़ लाइकली टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीज़न, तो उसके जो डिसीज़न होते हैं वो उतने ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उतने ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन देर से मिली तो फिर जो यूज़र है वो उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिसीज़न नहीं ले पाएगा। सो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल टू द यूज़र्स बिफोर इट लूजेज इट्स इन्फ्लुएंस पावर। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलनी चाहिए। अगर देर से मिलेगी तो उसका यूज़र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यूज़र के लिए वो बेकार हो जाएगी, और फिर यूज़र कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएगा या फिर अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जो फीचर में आते हैं, आपने यही लिखने हैं। बिल्कुल एक एक शब्द चुन चुन के यहाँ पर लिखा गया है ताकि आपको एकदम सही, बढ़िया और अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिले। आपके ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, इससे बेहतर नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। जितना हो सके अपने सभी यार दोस्तों को बताइए और उनको इस वीडियोस के बारे में बताइए, सबको मैक्सिमम शेयर कीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।